नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एम ऑफ सक्सेस स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड, हमारा जो यहाँ पे सेशन है वो एनसीईआरटी का लिया है हमने। क्लास थर्ड फोर्थ में मैंने पहले कंप्लीट करा दिया है, फिफ्थ के भी चैप्टर 15 तक मैंने कंप्लीट करा दिया है। आज जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो हमने लिए चैप्टर 16, 17, 18 एंड 19। काफ़ी लॉन्ग चैप्टर नहीं थे ये, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 4 चैप्टर को कवर किया है इस वीडियो में। तो डिस्कस करेंगे वन वन पॉइंट को। और फ्रेंड, हर चैप्टर को लेना, उनसे इम्पोर्टेंट टॉपिक लेने का मतलब हमारा यही है कि जो टॉपिक है यहाँ से हमेशा एक ना एक क्वेश्चन बनता रहा है सीटेट में, तो इसलिए सारे चैप्टर को और जो भी पॉइंट है उनको कवर किए जाए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो एग्ज़ाम में। उससे पहले आपकी जो प्रॉब्लम है वो पहले ही सॉल्व हो जाए, आप अच्छे से उसे कवर कर लें, एक एक टॉपिक पे डिस्कस कर लें, एक एक टॉपिक को देख लें, ताकि एग्ज़ाम में जब इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप उसे एकदम आंख बंद करके उसे टिक कर दें। तो यही हमारी कोशिश। और फ्रेंड, जो न्यू चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ पहले वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ जो आपके तरह ही सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन्हें भी इसका लाभ मिले। इसमें कोई आपको पेमेंट नहीं देना है, तो इसलिए शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। चलिए डिस्कस करते हैं पॉइंट वाइज। पहला जो हमारा चैप्टर है 16, कौन करेगा ये काम। यहाँ पे जो बात हो रही है वो इस तरह के काम की हो रही है, जो लोग साफ़ सफाई करते हैं, तो वही कहा गया कि कौन करेगा ये काम। मतलब जो साफ़ सफाई करते हैं तो समाज में इस तरह की जो बुराई है कि लोग उनसे दूरी बना के रखते हैं, उन्हें छूने से थोड़ा घबराते हैं, तो इसी के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई। तो पहला जो पॉइंट है कि स्टॉलिन केक की जो डॉक्यूमेंट्री एक फ़िल्म बनाई थी इन्होंने, अनटच्ड, मतलब जिनसे लोग छुआछूत की जो भावना है, छूना नहीं चाहते, इस पर इन्होंने एक फ़िल्म बनाई है स्टॉलिन के ने। सेकंड है कि पहले गंदे काम जैसे टॉयलेट साफ़ करने एक विशेष प्रकार के वर्ग का काम होता। तो पहले जो थे, जो टॉयलेट वगैरह साफ़ करते थे, वो एक अलग वर्ग बना दिया था, अलग जाति दे दी थी कि वही लोग ये काम करेंगे, दूसरा नहीं करेगा। इस व्यवहार से छुआछूत की जो भावना है वो आज भी दिखाई देती है। जो पहले पुराने टाइम में जो एक वर्ग बना दिया गया कि ये लोग साफ़ सफाई का काम करेंगे, टॉयलेट वगैरह साफ़ करेंगे, तो जो छुआछूत की भावना है वो आज भी हमारे समाज में है। ये एक सामाजिक बुराई है, बिल्कुल ये एक सामाजिक बुराई है। हर इंसान हमारे समाज का हिस्सा है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, तो इस तरह से उनके साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए कि उन्हें छूने से हमें कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस तरह की भावना नहीं होनी चाहिए और इस टॉपिक पे बच्चों से चर्चा भी करनी चाहिए कक्षा में। छुआछूत की जो भावना है उसे समाप्त करने में गांधी जी और अंबेडकर जी के महत्वपूर्ण प्रयास रहे हैं। गांधी जी का आपने देखा जो स्वच्छता अभियान जो आज भी चल रहा है, उन्होंने शुरू किया और इस बुराई को दूर करने का प्रयास किया कि जो ये छुआछूत की भावना है कि एक विशेष प्रकार का वर्ग ही साफ़ सफाई करेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस घर में हम रह रहे हैं, जहाँ हम रह रहे हैं, हमारा पास पड़ोस जहाँ पे गंदगी है, तो उसे हम खुद साफ़ कर सकते हैं। तो इस तरह के महत्वपूर्ण प्रयास किए गांधी जी और अंबेडकर जी ने, और इस छुआछूत की जो भावना को, जो लोगों को मतलब थोड़ा नीची नज़र से देखा जाता था, उसको कम करने का प्रयास किया। एक कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे इस चैप्टर में, तो वो मैंने यहाँ पे लिए। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। चैप्टर 16 है, वो 17 है, फांदली दीवार। यहाँ पे जो बात हो रही है वो एक मैं आपको स्टोरी बता देती हूँ शॉर्ट में। 3 ऐसी लड़कियों के बारे में बात हो रही है कि वो एक ऐसे समाज में रहती थी जहाँ पे जो लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा लैंगिक भेदभाव कि लड़कियाँ ये काम नहीं करेंगी। अगर जो खेलने का काम है तो वो लड़कियाँ नहीं खेल सकती, सिर्फ लड़के खेल सकते हैं। इस तरह के ऐसे समाज में वो लड़कियाँ रहती थीं। लेकिन उन्हें खेलना था, उन्हें बास्केटबॉल खेलना बहुत पसंद था। उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत संघर्ष किया और आगे मतलब वो बास्केटबॉल में नेशनल के लिए गई। तो ये कहा गया कि फांदली दीवार में जो बेड़ियाँ लगी हुई थी समाज की कि लड़कियां ऐसा नहीं करेंगी, उस लैंगिक भेदभाव को उन्होंने समाप्त किया और बास्केटबॉल में वो चयन हुई। तो यही पॉइंट है, डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है कि लड़के लड़कियों के खेल एक से हों, सभी को बराबर मौका मिले, जिससे जो लैंगिक भेदभाव है वो समाप्त हो सके। जो समाज में एक लैंगिक भेदभाव हो कि भाई लड़कियां बास्केटबॉल नहीं खेलेंगी या लड़कियां कबड्डी नहीं खेलेंगी, तो ऐसा नहीं है। जो सभी खेल हैं, जो लड़के खेल सकते हैं वो लड़कियां भी खेलें, सबको उन्हें भी बराबर मौका मिलना चाहिए।
सेकंड पॉइंट है कि लड़कियां थोड़ी ही बास्केटबॉल खेलती हैं। ये बात लैंगिक भेद को दर्शाता है कि जो वहाँ समाज के लोग थे वो कहते थे, लड़कियां वो कहती थी कि हमें बास्केटबॉल खेलना है, तो वहाँ के लोग कहते थे नहीं ये तुम नहीं खेल सकती, लड़कियां बास्केटबॉल नहीं खेल सकती। तो ये जो सेंटेंस है वो क्या है, ये लैंगिक भेद को दर्शाता है कि भाई इसमें लड़के और लड़कियों के बीच में काफ़ी फ़र्क वहाँ पे समाज में है कि ये लड़कियां नहीं कर सकती, लड़के ही करेंगे। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं वो लैंगिक भेद रूढ़िबद्धता को दर्शाते हैं। थर्ड है बास्केटबॉल एक टीम गेम है जिसके एक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं। क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बास्केटबॉल जो गेम होता है उसकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 6 खिलाड़ी होते हैं, याद रखिएगा। 4 है खिलाड़ी की पहचान उसके खेल से की जाती है, जाति, उम्र और आर्थिक स्थिति से नहीं। कोई भी खिलाड़ी है तो उसकी जो पहचान है उसके खेल से की जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसकी जाति को बीच में लेके आए, उसकी उम्र को और आर्थिक स्थिति को उसमें इन्वॉल्व करें कि वो गरीब परिवार से है, वो निचली कास्ट से है, उसकी उम्र तो इतनी नहीं है। तो इस तरह की भावना नहीं होनी चाहिए। वो खेलता कैसा है, खेल में उसकी क्या पकड़ है, उससे उसकी पहचान की जानी चाहिए। फिफ्थ है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया है। नूर खान बास्केटबॉल के कोच थे और ये कहाँ पे खेलते थे, मुंबई में एक मैदान था बच्चू खान, मतलब बच्चू खान नाम का एक प्लेग्राउंड था, वहाँ पे ये खेलते थे जो बाद में जाके स्टेडियम बना। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। नूर खान कौन थे, तो वो बास्केटबॉल के कोच थे जिन्होंने लड़कियों को भी ट्रेनिंग दी थी। और ये कहाँ पे खेलते थे, तो ये बच्चू खान एक प्लेग्राउंड था मुंबई का, वहाँ पे ये खेलते थे और बाद में जाके ये स्टेडियम बन गया था। नेक्स्ट है चैप्टर 18, जाएं तो जाएं कहाँ। यहाँ पे बात हो रही है कि कुछ लोग एक गांव में रहते थे और वहाँ पे इस तरह की परियोजनाएं आई कि वहाँ पे बांध बनेगा। तो सरकारी लोग आते हैं, गांव वालों से कहते हैं कि आपको ये गांव खाली करना पड़ेगा, यहाँ पे बांध बनेगा या पुल बनेगा। इस तरह की जब परियोजनाएं आती हैं तो बहुत दिक्कत होती है उन लोगों को कि वो पहले से गाँव में रह रहे हैं तो वो कहाँ जाएंगे। तो ये कहा गया है कि जाएँ तो जाएँ कहाँ। यहाँ पे कि बांध, सड़क, कारखाने आदि जिस स्थान पर बनते हैं वहाँ के लोगों को अपनी ज़मीन छोड़ना पड़ता है। ये जो कारखाने हैं, सड़क है, बांध है, ये लाभदायक भी हैं लोगों के लिए, लेकिन दिक्कत आती है उन लोगों के लिए जो वो उस जगह पे बहुत पहले से रह रहे हैं। और वहाँ पे जब बांध बनेगा तो उन्हें वो गांव छोड़ के जाना पड़ेगा, तो वो कहाँ जाएंगे, बेघर हो जाएंगे। तो इस तरह से कुछ लोगों के सामने दिक्कत भी आती है और कुछ लोगों को ये इससे, कुछ लोगों को क्या मतलब बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी होता है। नेक्स्ट है ये सब कार्य होते तो सुविधा के लिए ही हैं, किंतु कुछ लोगों को समस्या में डाल देते हैं। जैसे मैंने बताया कि सुविधा के लिए बनाए जा रहे हैं, जहाँ पे सुविधा है, जिस चीज़ से हमें प्रॉफिट है वहाँ पे लॉस भी है। तो और कुछ लोगों को इससे समस्या भी होती है, मतलब वही जो लोग पहले से रह रहे हैं छोड़ के गाँव जाएंगे, कहाँ रहेंगे, तो उन लोगों के लिए समस्या है। और बाकी ये सुविधा के लिए ही बनाया जाता है कि इस बांध की जो परियोजना है, सड़क है, कारखाने है, तो इस लोगों को सुविधा भी हो। थर्ड पॉइंट है कि अपनी जगह से हटा दिया जाना और तबादला होना, दोनों में ही होने वाली परेशानियां अलग अलग है। यहाँ पे इस तरह के पॉइंट है कि तबादला और अपनी जगह से हटा देना। एक तो कोई व्यक्ति अपने घर में रह रहा है, उससे कह दिया आप ये घर छोड़ के चले जाओ, तो और एक तबादला, कोई मतलब जॉब कर रहा है, उसका दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है, तो वो एक उस तरह से जाएगा और एक उसको घर से निकाला जाएगा, तो इसमें अंतर है। तो उनमें जो परेशानियां हैं वो भी अलग अलग होंगी। एकदम किसी को घर छोड़ने को कह दो, घर खाली करने को कह दो, तो उससे क्या परेशानी होगी। अब जब उसे किसी का तबादला हो रहा है, मतलब किसी को दूसरी जगह शिफ्ट किया रहा है, परेशानी उसे भी होगी, लेकिन वो इतनी बड़ी परेशानी नहीं होगी जितनी किसी को घर छोड़ के उस जगह को खाली करके एकदम जाने को कह दिया जाता है। उसे पता नहीं होता है कि मुझे कहाँ जाना है, जो परेशानी उसे होगी। नेक्स्ट है किसानों की कहानी, बीज की जुबानी। यहाँ पे बीज के बारे में चर्चा की गई है काफ़ी, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते रहते हैं परीक्षाओं में। पहला पॉइंट है कि एक ही तरह की फसल बार बार उगाने से खेतों की जो उर्वरा शक्ति है वो क्षीण हो जाती है। जो खेती है हम वहाँ पे एक ही फसल को बार बार करते हैं, तो जो खेत की जो उर्वरा शक्ति है वो क्या होती है, ख़त्म हो जाती है एक ही फसल को बार बार उगाने से। सेकंड है क्रोटोना के पत्ते जब मुरझाने लगते हैं तो उस खेत को पानी की आवश्यकता होती है। क्रोटोना मतलब जो
पत्ते हैं क्रोटोना, जो यहाँ पे बात की गई है, क्रोटोना के जो पत्ते हैं जब वो मुरझाने लगते हैं तो इससे पता चलता है क्रोटोना से कि पत्ते जो मुरझा रहे हैं, तो उस खेत को जो क्या है, पानी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, सूखी लौकी को मिट्टी से लेकर उसमें बीजों को रखा जाता था। यहाँ पे पुराने समय की बात की गई है। उस समय इस तरह से दवाइयाँ नहीं थी कि और जो बीज वगैरह को कैसे स्टोर किया जाए, तो क्या करते थे लोग, जो सूखी लौकी थी, जैसे मतलब बीन वगैरह बनाई जाती थी, उसको जो अंदर से एकदम वो खाली हो जाती है, उसके सारा साफ़ कर दिया जाता है, उसमें क्या करते हैं लोग, उसमें बीजों को भरते थे और ऊपर से मिट्टी से उसे लीप देते थे, मिट्टी लगा देते थे। इस तरह से बीजों को सुरक्षित करते थे अगली बार बोने के लिए। ये पुराने समय की बात की जा रही है। गुजराती में ऊंधियो का मतलब उल्टा है। ऊंधियो एक वर्ड है, तो गुजराती में से ऊंधियो बोलते हैं, जिसका मीन्स क्या होता है, उल्टा। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट की हम बात करेंगे। गुजरात में पुराने समय में सर्दियों में खेत में ही ताज़ी सब्जियों को मसाले के साथ एक मटके में भरकर उसको सील बंद कर देते। कोयले के अंगारों में मटके को उल्टा रखकर सब्जी को पकाया जाता है। यहाँ पे गुजरात की बात की गई है, ध्यान रखिएगा ये पॉइंट। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मटके में सब्जियों को भर के उल्टा लटका के कहाँ पकाया जाता है, तो ये गुजरात में है। गुजरात के पुराने समय में सर्दियों में जो खेत में ही लोग क्या करते थे, ताज़ी सब्जियों को लिया, मटके में भरा, उसमें मसाले वगैरह लगा के और कोयले के अंगारों में उल्टा रख कर पकाते थे। तो ये पॉइंट याद रखने योग्य है, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है। नेक्स्ट है, 20 सालों में बहुत से बदलाव आए। बैल नहीं तो गोबर की खाद भी नहीं। अब लोगों ने नई महंगी खाद डालनी शुरू की। नए बीज ऐसे थे कि उनसे उगी फसल पर जल्दी कीड़े लग जाते। फसल पर दवाइयों का छिड़काव भी करना पड़ता। जो पहले लोग क्या करते थे, कंपोस्ट खाद का मतलब यूज़ करते थे कि जो गाय बैल होते थे उनसे, उनके गोबर से खाद बनाते थे और उस खाद को खेत में लगाते थे। घर की बनी हुई खाद वो काफ़ी मतलब लाभदायक होती थी खेती के लिए। अब क्या हुआ, 20 सालों में गाय बैल पालना लोगों ने कम कर दिया, तो उस तरह से जो खाद थी गोबर की वो भी नहीं बन रही है। तो अब लोगों ने दवाइयाँ वगैरह खेतों में लगानी शुरू कर दी। इससे क्या हो रहा है कि फसल में कीड़े भी ज़्यादा लग रहे हैं। जितनी ज़्यादा दवाइयाँ लग रही हैं खेतों में, जितना ज़्यादा छिड़काव हो रहा है, उतने कीड़े भी लग रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है, केंचुए ज़मीन में छेद बनाते रहते हैं, जिससे जो ज़मीन है वो पोली हो जाती है। इनके केंचुओं के मल से, जो केंचुए हैं उनके मल से ज़मीन उपजाऊ बनती है। केंचुए को किसान का दोस्त कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, जो केंचुए हैं वो क्या करते हैं, ज़मीन में छेद बनाते रहते हैं। वो पेड़ों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। पेड़ों की जैसे जड़ वगैरह है उन्हें नहीं खाते हैं, और जो कीट होते हैं पेड़ों की पत्तियों को, जड़ को खाते हैं, लेकिन केंचुए नहीं खाते हैं। वो मिट्टी में सिर्फ छेद बनाते हैं, और मिट्टी जो क्या होती है, पोली हो जाती है, मतलब ढीली हो जाती है। इससे क्या होती है, जो हवा वगैरह है वो आर पार होती रहती है। जैसे हमें जीने के लिए सांस लेना है, छोड़ना है, इस तरह से पेड़ों को भी ज़रूरत होती है। तो मिट्टी में जो हवा पास होती रहती है, इस तरह की पोली मतलब मिट्टी को ढीला कर देते हैं। और जो केंचुआ जो मल है, जो केंचुओं का जो मल होता है, तो उससे क्या होता है, ज़मीन और उपजाऊ बनती है। इसलिए ही केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे चैप्टर 16, 17, 18 और 19 से। फ्रेंड, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय।